हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, इसी कार्य में व्यस्त होंगे। नमस्ते, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम साथियों, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। हेलो दोस्तों, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी में पहला लेसन पढ़ाया था और उसी एनसीईआरटी के फैक्ट में लेसन नंबर 2 आपके समक्ष लेकर आया हूं। और लेसन नंबर 2 है वस्तुओं के समूह बनाना। आज के इस वीडियो में देखेंगे वस्तुओं के समूह को कैसे बनाया जाता है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। और जो भी एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे और एक्स्ट्रा नोट्स होंगे, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कराऊंगा। और सभी को धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोंक कर जय महाकाल। हमारे इस आपने यदि इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, एनसीईआरटी क्लास 6 की पहला लेसन है, उसको आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक करें। हमारे चैनल का नाम है गोविंद पाठक ऑफिशियल। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और एनसीईआरटी फैक्ट को हमारे चैनल से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला एनसीईआरटी फैक्ट में आता है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं कैसी हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है और हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। अपने चारों ओर आपने कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर और अन्य बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। इन सभी वस्तुओं की जो आकृति है वो उनके रंग, उनके वर्ण तथा गुण अलग अलग होते हैं। चलिए बढ़े लेते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। बूझो की एक पहेली है। ये जानना चाहता है कि क्या हमने पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो इसके लिए एक संग्रह उन वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह को सभी वस्तुएं कागज तथा लकड़ी से बनी है, दूसरी समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बढ़े लेते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। और ये आपको प्लेट, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है, जैसे प्लेट है। प्लेट किस पदार्थ से बनी? इस्पात और कांच, प्लास्टिक से बनी होती है। पेन प्लास्टिक से बना होता है। चलिए अब इधर आ जाते हैं। लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? लकड़ी से बन सकता है कुर्सी, मेज, बैल, हल, बैलगाड़ी। कागज़ से पुस्तकें बनती हैं, नोटबुक बनता है, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, ये सभी। चलिए अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में चलते हैं। पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण में जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसमें लाइन है कि यदि हम इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम में भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु लोहे, तांबे और एल्युमिनियम से कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। चलिए ये प्रयोग है, ये आप करके ज़रूर देखिए। धातुओं के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटना
लकड़ी है उसको बीच में से काट देते हैं। वस्तुओं के समूह को कैसे बनाया जाता है? रेगमाल से रगड़कर हम देख सकते हैं कि द्युतिमान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। ये सभी उदाहरण हैं। कठोरता। कठोरता क्या लुप्त होता है क्या नहीं? इस प्रयोग को हम कैसे करते हैं? कठोरता को कैसे जानें? तो जब हम विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ से दबाना को साइंस की भाषा में कह सकते हैं संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और उसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ, कोई वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है। ये रहा एनसीईआरटी का फैक्ट कि बताइए कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन ये रही कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? कठोर पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, मतलब करना कठिन होता है, वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज कोमल है, लकड़ी कठोर है। तो लकड़ी क्या हो गई? कठोर पदार्थ, और स्पंज क्या हो गया? कोमल पदार्थ। ठीक है। अब ये हैं विभिन्न प्रकार के ठोस जो जल में मिश्रित कैसे करते हैं। जैसे नमक है, नमक को यदि हम नमक को जल में डाल दें तो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, उसी में घुल जाता है। जैसे चीनी हो गई उसी में मिल जाएगी, चाक पाउडर भी इसी तरह का उदाहरण है। बुरादा नहीं मिलेगा। चलिए जैसे कुछ सामान्य द्रव हैं जो जल में विलेयता है। सिरका भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता है। सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस और नारियल का तेल, केरोसिन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। बूझो एक पहेली है और ये सुझाव देता है कि हमें ये भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप में जिन पदार्थों का उपयोग किया गया जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो सकते हैं। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती? ये जानने के लिए उत्सुक है क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। देखिए सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल और अन्य पदार्थ। नमूने एकत्र लीजिए, कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। ठीक है। अब जब चम्मच द्रव मिलाएंगे तो भली भांति पिंडोदित कीजिए। मिलाइए इसे 5 मिनट के बाद छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। द्रव जो है क्या जल के साथ मिश्रित हो जाता है। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें हैं जो सामान्यतः जल में विलीन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन। जल में यदि आप ऑक्सीजन को मिला दें तो आप देखेंगे कि वो गैस जो है ऑक्सीजन वो जल में विलीन हो जाएगी और इसमें रहने वाले जंतुओं एवं पादपों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। हाँ, इसका उत्तर है हाँ, वस्तुएं जल में तैरती भी हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो द्रव में डूब भी जाती हैं। अब ये देखना है वस्तुओं के समूह कैसे बनाया जाता है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है।
और लेसन का भी यही नाम है, वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए, ये जल में डूबती हुई कुछ आप फिगर में देख सकते हैं कि जल में डूबती हुई कुछ वस्तुएं हैं। जैसे इसमें कोई ये बड़ा है लकड़ी का गट्ठा इसमें, और एक बॉल पड़ी है और एक पत्ता पड़ा है। तो ये जल में इसको डालेंगे तो ये तैरने लगेगा। यदि इसमें चाबी या कोई टुकड़ा यदि जल में डाल दें तो इसमें जल में डूब जाएगा। ये वस्तुओं के समूह हो गए, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। दुकान में रखी ये पारदर्शी बोतलें हैं, इसको पारदर्शिता कहते हैं, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी का फैक्ट ये भी है कि बताइए पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनमें से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, जिनमें से होकर वस्तुओं को देखा जाता है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। जैसे कांच हो गई, प्लास्टिक, उसको लेड हो गया, शीशा हो गया, ये सभी पारदर्शी के उदाहरण हैं। और अपारदर्शी की परिभाषा क्या है कि जिनमें से होकर ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को क्या कहते हैं, इन पदार्थों को आप कह सकते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी के उदाहरण की बात करें तो अपारदर्शी के उदाहरण में लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ये रहा एनसीईआरटी का फैक्ट। चलिए, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप एक कागज़ की शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच 2 या 3 बूंद खाने का तेल, मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के इस भाग जहाँ फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं, आप ये पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है, परंतु क्या आप इसे चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनमें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। एनसीईआरटी के फैक्ट में यह प्रश्न पूछता है कि बताइए पारभासी किसे कहते हैं। तो पारभासी कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उनको पारभासी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ये क्या टार्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? गुजरता तो है लेकिन पूर्ण रूप से देखा नहीं जा सकता है। ये है उदाहरण पारभासी का, ठीक है। चलिए, और वस्तुओं के समूह लेसन नंबर 2 में जो एक्स्ट्रा फैक्ट था और एक्स्ट्रा टैग वर्ड है, तो एक्स्ट्रा टैग वर्ड में आपने पढ़ा अपारदर्शी, रच्च खुदरा, विलेय, पारभासी, पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वो होता है जिनको आप आर पार नहीं देख सकते हैं, वो अपारदर्शी। खुरदरा तो आप जानते ही हैं, विलेय किसी पदार्थ में घोला गया पदार्थ। पारभासी क्या होता है? अभी पढ़ाया, जिन पदार्थों को देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, वे पदार्थ होते हैं पारदर्शी पदार्थ। कुछ टैग वर्ड और भी हैं, जैसे कठोर जल और मृदु जल होता है, उसके उदाहरण अविलेय वो होता है जो जल को घोलने में जो है पूर्ण घुलता नहीं है, वो अविलेय हो गया। चमकीला तो आप जानते हैं पदार्थ हो गया। धातु भी हो गया इसमें। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा फैक्ट और सारांश की बात। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, ठीक है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, ठीक है। केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा इसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है।
विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके गुण जो हैं वो अलग अलग होंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो दिखावट में चमकदार होते हैं। क्या होते हैं, दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ अन्य चिकने मसूर इसी प्रकार के कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, तो कुछ अन्य कोमल हो जाते हैं, है कि नहीं। कुछ पदार्थ जल में क्या होते हैं, कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं, जबकि कुछ अन्य अविलेय भी होते हैं। विलेय क्या, जो जल में घुल जाए, और अविलेय क्या, जो जल में घुले नहीं, वो अविलेय पदार्थ हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। और नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट है, पदार्थों को उसके गुणों में समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुणों को अध्ययन के लिए एक समूहित किया जाता है। ये रहा एनसीईआरटी का लास्ट था ये एनसीईआरटी का फैक्ट। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई सोच के साथ, नई रण क्षेत्र के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कल एनसीईआरटी फैक्ट में लेसन नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। जिन भी दोस्तों ने उस वीडियो को लेसन नंबर 1 को नहीं देखा है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम है, हमारे ही नाम से है, गोविंद पाठक ऑफिशियल के नाम से है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर मिलूँगा एनसीईआरटी फैक्ट, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा फैक्ट और एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट किए बिना आप मत जाएं। अपना कैसा रिस्पॉन्स है इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी भाई यदि कहीं पढ़ रहा है, किसी स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास 6 में पढ़ रहा है और उसको साइंस समझ में नहीं आती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी फैक्ट का लेसन नंबर 3 को हम कल स्टार्ट करेंगे। सभी लोग लाइव आ जाएं। रात के 8 बजे हमारी एनसीईआरटी एक्स्ट्रा फैक्ट चलती है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद सर।